कोई इंसान ऐसा कर सकता है? गौरी ने पलट कर जवाब दिया। और क्या वजह हो सकती है? ये सब कुछ किस चीज की तरफ इशारा करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर आपने मुझे धोखा दिया तो अच्छा नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि मेरा नाम गौरी है तो मैं अबला हूँ। मेरे मायके वाले इस चीज को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। शंकर ने कहा, "हम्म, पता है गौरी, आज जब मैं लौट रहा था तो मैंने सोचा था कि इस बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बुरा मुझे भी लग रहा था। मैंने कभी तुमसे कुछ छुपा कर नहीं किया। तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो। मेरी जिंदगी का हर फैसला मैंने तुमसे बात करने के बाद ही लिया था। लेकिन ये एक फैसला मैंने तुमसे छुपाया था, लेकिन उसकी भी मेरी एक वजह थी। आज जब मैंने सुना कि तुम मुरारी काका के पीछे हो गई थी या कुछ दिनों से तुम उनके पास जा रही हो, तो मुझे लगा मुझे आकर तुमसे बात करनी चाहिए। जो बात घर के अंदर है उसे घर के अंदर ही निपटा लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो ना गौरी, मुझे समझ में आ गया है कि तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम फैसला कर चुकी हो। तुमने अपने दिल की अदालत में मुझे दोषी बना लिया है और मुझे कौन सी सजा देनी है ये फैसला भी तुम कर चुकी हो। इसीलिए अब इस बारे में बात करने का और कोई मतलब नहीं। गौरी, जो अब तक बहुत गुस्से में थी, बहुत हिम्मत दिखा रही थी, शंकर की ये बात सुनकर वो एकदम कमजोर पड़ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शंकर खुद आकर उससे कभी इस बारे में बात करना चाहेगा। उसने कहा, क्या मतलब? आ, आप मुझे इस बारे में बताना चाहते थे? तो बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। शंकर ने कहा, तुम सुनने के लिए तैयार सही, लेकिन अब मैं बताने को तैयार नहीं। आज तुमने मुझे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। स्वागत है आप सबका एक और पन्ना हिंदी ऑडियो स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर आपको मेरे और आप जैसे आम लोगों की ज़िंदगी की वो कहानियाँ मिलेंगी जो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी को ख़ास बना देते हैं। तो आइए देर न करते हुए सुनते हैं आज की कहानी। अब समझने की कोशिश कीजिए काका, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गौरी ने मुरारी काका से रोकर विनती की। वो रोते हुए बोली, घर की हालत बहुत खराब है। पिछले कई महीनों से इनकी तनख्वाह पूरी नहीं पड़ रही है। हम किस तरह से घर चला रहे हैं ये सिर्फ हम लोग जानते हैं। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा ना सही, कम से कम उन बच्चों का ख्याल कीजिए। मेरी थोड़ी सी मदद ही कर दीजिए। मुरारी काका को गौरी के लिए बहुत बुरा लगा। सिर्फ आज नहीं, मुरारी काका को गौरी के लिए रोज बुरा लगता है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, समझने की कोशिश करो गौरी, जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं कर सकता। जरा मेरे हालात भी समझो। गौरी अब तक रो रही थी। अब उसने थोड़ा सा गुस्से में आकर कहा, तो ठीक है, फिर आप वही कीजिए जो आपको करना है। कल को अगर मैंने अपने दो बच्चों को लेकर कुएं में कूदकर जान दे दी तो ये मत कहिएगा कि पहले मैं आपके पास नहीं आई थी। लेकिन ये भी सोच कर देखिएगा, क्या मेरी और मेरे दो बच्चों की जान जब जाएगी तो उसका बोझ आप सारी जिंदगी उठा पाएंगे? मुरारी काका हैरान हो गए। गौरी रोज यहाँ आती है, उनसे विनती करती है, लेकिन ये बात उसने उनसे कभी नहीं कही। इससे पहले कि गौरी के आंसुओं का जवाब मुरारी काका दे पाते, तभी वहां भास्कर पहुंच गया। भास्कर ने गौरी को देखकर कहा, अरे भाभी, आप यहाँ? क्या बात है? गौरी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने अपने सर का पल्लू ठीक किया और वो मुरारी काका की तरफ मुड़ी और कहा, फैसला आपको करना है। अब आपके हाथ में हम सब की जिंदगी है। जो आपको सही लगे वही कीजिएगा। ये कहकर गौरी मुड़ी और पीसीओ से बाहर निकल गई। ये देखकर भास्कर हैरान रह गया। उसने मुरारी काका से पूछा, काका, ये क्या था? भाभी आपसे इस तरह से बात क्यों कर रही थी? मुरारी काका ने कहा, मुझे नहीं पता तुमने कितना और क्या सुना है, लेकिन यकीन मानो
यहाँ पे जो हो रहा है वो काफ़ी अजीब है। मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ संभालूं तो कैसे संभालूं। मुरारी काका की परेशानी को भास्कर भाप गया। सबसे पहले उसने छोटू को चाय की दुकान से बुलाया, 2 कप चाय मंगवाई और फिर वो बेंच पर बैठ गया। फिर उसने पूछा, अच्छा काका, अब बताइए आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वैसे तो सुबह हो या शाम मुरारी काका की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी ही रहती है, लेकिन वो दिन कुछ अलग था। उस दिन दुकान में भीड़ बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए मुरारी काका भी दुकान में बैठकर ही अपने छोटे मोटे काम निपटा रहे थे और रेडियो पर अपने पसंदीदा गाने सुन रहे थे। तभी दुकान में गौरी आई। गौरी को मुरारी काका पहचानते हैं। मोहल्ले के एक बहुत ही काबिल लड़के शंकर के साथ गौरी की शादी हुई है। वो कभी कभार मुरारी काका के पीसीओ आती है। बरेली में उसके मायके वाले रहते हैं। वो उन्हें उनके पीसीओ से कॉल करती है। आज भी वो कॉल करने आई है, यही सोचकर मुस्कुराकर मुरारी काका ने उसका स्वागत किया और पूछा, अरे बिटिया, आज बहुत दिनों बाद अपने घर वालों की याद आई? नंबर लाई हूँ ना, आओ मुझे नंबर दे दो, मैं नंबर लगा देता हूँ। आज भीड़ ज्यादा नहीं है, इत्मीनान से बात कर लेना। गौरी ने कहा, मेरे मायके वाले ठीक ही होंगे काका, लेकिन यहाँ मेरा घर टूटने वाला है और मुझे यकीन है अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। मेरी मदद कीजिए, मेरा घर टूटने से बचा लीजिए काका। गौरी की ये बात सुनकर मुरारी काका हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या कह रही हो बेटा? ये जो भी तुम कह रही हो इसका मतलब क्या है? इससे पहले कि मुरारी काका पूरी परिस्थिति समझ पाते, गौरी ने उनसे पूछा, क्या मेरे पति यहाँ आते हैं किसी से कॉल पर बात करने के लिए? मुरारी काका ने फौरन जवाब दिया, हाँ आता है, 10-15 मिनट 20 मिनट बात भी करता है और फिर चला जाता है। क्यों? गौरी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और कहा, यानी मेरा शक सही था। मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही था। मुरारी काका थोड़ा सा घबरा गए। उनकी दुकान बाजार के बीच में है। ऐसी हालत में गौरी खड़े खड़े उनकी दुकान में रो रही है, ये अगर किसी ने देखा तो न जाने बाजार और चौक के लोग क्या सोचेंगे। गौरी रोती रही और बोलती रही, मुरारी काका, मैं बर्बाद हो गई। इनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इसी वजह से ये यहाँ आते हैं उस लड़की से बात करने। मुरारी काका को एक और झटका लगा। उनके लिए ये यकीन करना बड़ा मुश्किल है। सब जानते हैं शंकर एक बहुत ही शरीफ लड़का है, एक जिम्मेदार इंसान है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। उन्होंने फौरन कहा, नहीं नहीं बिटिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। शंकर को मैं बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है। बिटिया, एक बार उससे बात करके देख लो। बस किसी के कहने पर तुम अपने पति पर ऐसे शक करोगी तो वो सही नहीं लगता। मुरारी काका के ये कहने पर गौरी और फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा, मैं अपने पति पर किसी के कहने पर शक नहीं कर रही काका। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरे पास सबूत है, कारण है शक करने का, इसीलिए कह रही हूँ। मुरारी काका ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ किसी से कॉल पर बात करता है, लेकिन जिसने भी तुम्हें ये बात बताई, क्या उसने ये इशारा किया कि उसका किसी और लड़की के साथ कोई रिश्ता है? गौरी ने अब इस सवाल का सीधा जवाब ना देते हुए कहा, मुझे किसी से कुछ सुनने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे यकीन है, मुझे कोई अंदेशा नहीं हुआ है। मुझे ऐसे इशारे मिले हैं, मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि मेरे पति का किसी न किसी के साथ कोई रिश्ता है। मैं आपसे थोड़ी सी मदद चाहती हूँ और मैं जानती हूँ मेरी मदद आप कर सकते हैं। गौरी ने अब अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ काका, आप मुझे उस लड़की का नंबर रजिस्टर से निकाल कर दे दे। मुझे बस उस लड़की से बात करनी है। काका दुविधा में पड़ गए। गौरी को रोता हुआ देखकर उन्हें बुरा लग रहा था, लेकिन ये भी सच है कि वो इस तरह से किसी का नंबर उठाकर गौरी को दे नहीं सकते थे।
इसीलिए गौरी को समझाने के लिए उन्होंने कहा, बेटा शांत हो जाओ। इस तरह से गुस्से में, आवेश में आकर कुछ करना ठीक नहीं है। एक बार तुम शंकर से, उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप उस लड़की का नंबर मुझे नहीं दे सकते ना, तो आप एक काम कीजिएगा, अगली बार जब वो बात करने आए तो आप ज़रा पीसीओ के पास खड़े हो जाइएगा, ज़रा सुनने की कोशिश कीजिएगा क्या बात कर रहे हैं वो। मुरारी काका इससे पहले कुछ कह पाते, गौरी ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, काका, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती और उसका घर टूट रहा होता तो क्या आप उसकी मदद नहीं करते? मुरारी काका लाचार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तुम परेशान मत हो। उनकी बात सुनकर गौरी की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद जागी। उसने कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगी, आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या फैसला किया। ये कहकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए गौरी वापस चली गई। मुरारी काका ने अपनी कहानी खत्म की और एक गहरी सांस लेकर भास्कर से पूछा, अब तुम ही बताओ भास्कर, मैं करूं तो क्या करूं? इस तरह क्या मैं खड़े होकर शंकर की बातें सुन सकता हूँ? क्या ये सही लगता है? और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उसका ये शक सही है भी या नहीं। भास्कर खुद अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसने कहा, काका, यकीन तो मुझे भी नहीं होता। मैं शंकर को जानता हूँ, अच्छा और शरीफ लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर भाभी भी परेशान है तो उसका भी कोई कारण है। यहाँ पे कोई ना कोई बात तो है काका, जो हमसे छुपाई जा रही है। और मेरा मानना है कि जब तक आपको पूरी बात पता नहीं चल जाती तब तक आपको किसी के भी पक्ष से कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुरारी काका ने कहा, बेटा मुझे भी यही लगता है, लेकिन तुमने सुना ना आज वो क्या कहकर गई है। अगर भगवान ना करे उसने खुद को कुछ कर लिया तो क्या होगा, तुमने सोचकर देखा है? शंकर और गौरी बहू के छोटे छोटे बच्चे हैं। भास्कर को सच में मुरारी काका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो इस परिस्थिति को भी बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो शंकर को भी अच्छे से जानता था। उसे यकीन था कि जो दिख रहा है और जिसे शंकर की बीवी सच मानना चाहती है, सच उतना आसान, उतना सीधा नहीं है, और जो सच है वो सिर्फ शंकर को पता है। क्या तुम मुरारी काका के पीसीओ जाती रही हो और मेरे बारे में मुरारी काका से सवाल पूछती रही हो? आज दफ्तर से लौटकर ही, घर में घुसते ही शंकर का गौरी से ये पहला सवाल था। गौरी को कभी अंदाजा भी नहीं था कि इतनी जल्दी शंकर को सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अब जब शंकर को पता चल गया है तो उसने कुछ नहीं छुपाया। उसने कहा, हाँ, मैं गई थी काका के पास, मैंने पूछा उनसे ये सब कुछ, लेकिन आपको ये सब कुछ किसने बताया? काका ने? शंकर हैरान हो गया। सच में गौरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। बजाय इसके कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो, तुम मुझसे उल्टा सवाल पूछ रही हो। गौरी ने कहा, क्यों ना पूछूं? कुछ दिनों में जो कुछ भी मैंने देखा है, उसके बाद मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो बहुत पहले आपसे सवाल पूछती। शंकर ने कहा, अच्छा, क्या देख लिया तुमने? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो मेरी इज्जत तुम बाजार में उछालने पर उतारू हो गई हो? क्या कर दिया है मैंने ऐसा? गौरी ने कहा, वाह, हिम्मत है आप में। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है। चलिए, अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं बताने की भी हिम्मत कर देती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप किसी को रात को चिट्ठी लिखते हैं, फिर सबके सो जाने के बाद वो चिट्ठी आप लेटर बॉक्स पे डाल आते हैं। पिछले 2 महीने से जितनी तनख्वाह आपको मेरे हाथ में देनी चाहिए आप उतनी नहीं देते, उससे कम देते हैं। मैं पूछती हूँ तो मुझसे कोई बहाना बना देते हैं। सोचते हैं बीवी बेवकूफ़ है, कम पढ़ी लिखी है, इसे क्या पता चलेगा। वैसे आपको बता दूं, आपकी इस कम पढ़ी लिखी और बेवकूफ़ बीवी को ये पता चल गया है कि आप उसे छुप छुप कर किसी और को मनी ऑर्डर भेजते हैं। शंकर ने अब तक तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मनी ऑर्डर की बात सुनकर
उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। उसने गौरी से पूछा, तुम्हें मनी ऑर्डर के बारे में कैसे पता चला? गौरी ने भी जवाब दिया, आपने मुझे धोने के लिए अपनी कमीज दी थी, उसी की जेब से मनी ऑर्डर की रसीद निकली है। अब भी आप कहेंगे कि मेरा शक बेवजह है? आप किसी से फोन पर बात करते हैं, किसी को छुपकर चिट्ठी लिखते हैं, किसी को पैसे भी भेजते हैं, और इसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप बैठी रहूं। मैं मानती हूँ मैंने आपसे शादी की है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं उन अबला नारियों की तरह हूँ कि जिनका पति बाहर कुछ भी करता हो, किसी से भी चक्कर चलाता हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शंकर बहुत देर से गौरी की बातें सुन रहा था, लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने कहा, हाँ, तुमने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल सच है। हाँ, मैं किसी को चिट्ठी लिखता हूँ। हाँ, मैं किसी से फ़ोन पे बात भी करता हूँ, और वो भी छुप छुप कर। और ये भी सच है कि मैं किसी को पैसे भी भेजता हूँ। लेकिन एक बात मुझे बता दो गौरी, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक ही वजह से कोई इंसान ऐसा कर सकता है? गौरी ने पलट कर जवाब दिया, और क्या वजह हो सकती है? ये सब कुछ किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर आपने मुझे धोखा दिया तो अच्छा नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि मेरा नाम गौरी है तो मैं अबला हूँ। मेरे मायके वाले इस चीज़ को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। शंकर ने कहा, "हम्म, पता है गौरी, आज जब मैं लौट रहा था तो मैंने सोचा था कि इस बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बुरा मुझे भी लग रहा था, मैंने कभी तुमसे कुछ छुपा कर नहीं किया। तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, मेरी जिंदगी का हर फैसला मैंने तुमसे बात करने के बाद ही लिया था। लेकिन ये एक फैसला मैंने तुमसे छुपाया था, लेकिन उसकी भी मेरी एक वजह थी। आज जब मैंने सुना कि तुम मुरारी काका के पीछे हो गई थी, या कुछ दिनों से तुम उनके पास जा रही हो, तो मुझे लगा मुझे आकर तुमसे बात करनी चाहिए। जो बात घर के अंदर है उसे घर के अंदर ही निपटा लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो ना गौरी, मुझे समझ में आ गया है कि तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम फैसला कर चुकी हो। तुमने अपने दिल की अदालत में मुझे दोषी बना लिया है, और मुझे कौन सी सजा देनी है ये फैसला भी तुम कर चुकी हो। इसीलिए अब इस बारे में बात करने का और कोई मतलब नहीं। गौरी, जो अब तक बहुत गुस्से में थी, बहुत हिम्मत दिखा रही थी, शंकर की ये बात सुनकर वो एकदम कमजोर पड़ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शंकर खुद आकर उससे कभी इस बारे में बात करना चाहेगा। उसने कहा, क्या मतलब? आप मुझे इस बारे में बताना चाहते थे? तो बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। शंकर ने कहा, तुम सुनने के लिए तैयार सही, लेकिन अब मैं बताने को तैयार नहीं। आज तुमने मुझे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। शादी का रिश्ता पति और पत्नी के बीच भरोसे पर टिका होता है, और आज जो हुआ उससे मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तुम दुनिया भर पे भरोसा करती हो, लेकिन मुझ पर नहीं। तुम मुरारी काका के पास चली गई, उनके सामने तुमने आंसू बहाए, न जाने मेरे बारे में क्या क्या कहा। मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि तुम एक अजनबी के पास जा सकती थी, लेकिन तुम मेरे पास आकर ये नहीं पूछ सकती थी कि आखिर हो क्या रहा है। गौरी, ये तुम्हारा हक था, लेकिन तुमने आज जो किया उस चीज ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि कहीं ना कहीं शायद मुझ में कमी है, क्योंकि शादी के इतने सालों बाद अगर मेरी बीवी मुझ पर इतना सा भी यकीन नहीं करती ना, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी हार है। गौरी के आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि अपनी अंधे शक में उसने शंकर को चोट पहुंचाई है। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, बताइए तो आखिर बात क्या है? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी। शंकर ने कहा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अब तुम्हारे सवालों का जवाब वक्त देगा। ये कहकर जब वो मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तो गौरी ने उसे पीछे से आवाज दी और पूछा, क्या मतलब? और ये वक्त कब आएगा? शंकर ने कहा, मुझे नहीं पता, इंतजार करो,
वैसे भी तुम्हें तो अपनी तरफ से अंदेशे लगाना बहुत अच्छे से आता है। जब तक सही वक्त नहीं आता तब तक अंदेशे लगाओ और सोचती रहो तुम्हारा पति कितना गिरा हुआ इंसान है। ये कहकर शंकर अंदर गया और उसने जोर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और गौरी को समझ में आ गया कि अपने अंधे शक में शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शंकर और गौरी के बीच हुए उस झगड़े के बाद लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। शंकर गौरी से ठीक से बात तक नहीं कर रहा और ये चीज़ गौरी को परेशान कर रही है। अगर उस वाक़ये को लेकर उन दोनों में झगड़ा हुआ होता तो फिर भी गौरी को समझ आता, लेकिन शंकर ने उससे बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि गौरी ने कोशिश नहीं की कि उन दोनों के बीच वो सब कुछ ठीक कर ले, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। पहले तो गौरी ने शंकर से माफ़ी मांगने की कोशिश की। शंकर ने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। फिर गौरी ने सोचा कि वो अगर शंकर के पसंद का खाना बनाएगी और खाने पर उसका इंतज़ार करेगी तो शायद शंकर का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए। उस रात गौरी ने वही किया। उसने शाम से मेहनत करके शंकर के पसंद का खाना बनाया। जब वो दफ्तर से लौटा तो उसके सामने चुपचाप जाकर पानी का ग्लास और उसके पसंद का नाश्ता रखा। शंकर ने सब कुछ देखा, लेकिन उसने बस पानी का ग्लास उठाया, 2 घूंट पानी पिया और फिर वैसे ही उठकर अपने कमरे में चला गया जैसे वो रोज़ चला जाता है। गौरी का दिल तो टूटा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगले दिन उसने सोचा वो फिर से कोशिश करेगी। आज इसीलिए गौरी बाजार गई थी। उसने सारा सामान खरीद लिया है। आज वो पालक पनीर बनाएगी। शंकर को पालक पनीर बहुत पसंद है। बाजार से सारा सामान खरीद कर गौरी जब वापस आई तो उसने लेटर बॉक्स में देखा कि एक चिट्ठी है। गौरी ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, वो चिट्ठी ली और वो अंदर आ गई। सारा सामान रसोई में रखने के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगी। जब सारी तैयारियां हो गई तो गौरी रसोई से बाहर आई। रसोई से बाहर आते ही उसकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी। बाहर से आते ही उसने वो चिट्ठी यूं ही बस खाने की टेबल पर छोड़ दी थी, पर पता नहीं क्यों अब वो चिट्ठी गौरी का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। गौरी टेबल की तरफ गई और उसने वो चिट्ठी अपने हाथों में उठा ली। चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। काफ़ी अजीब थी वो चिट्ठी। गौरी का बहुत मन कर रहा था उस चिट्ठी को खोल कर देखे, क्योंकि उसका दिल पता नहीं क्यों उसे ये इशारा कर रहा था कि शायद इस चिट्ठी में उसके सवालों के सारे जवाब हैं। गौरी ने कुछ देर के लिए इस बारे में सोचा तो उसके दिल में ख्याल आया कि वो शंकर की पत्नी है। अगर शंकर के लिए कोई चिट्ठी आती है तो उसे खोलकर देखने का उसे हक है। ये हक उसे समाज देता है। गौरी ने सोचा कि वो चिट्ठी को खोल कर देखेगी, इसीलिए उसने लिफाफे के कोने को छुआ। वो लिफाफा खोलने ही वाली थी, तभी उसे शंकर का चेहरा याद आया। उन दोनों के बीच हुआ उस दिन जो झगड़ा था वो याद आया, और जैसे ही वो याद आया गौरी रुक गई। उसने एक बार शंकर का भरोसा तोड़ दिया है। शंकर उससे बात नहीं कर रहा। वो वैसे ही बहुत सारे जतन कर रही है कि उसे मना ले। कहीं ऐसा ना हो कि ये चिट्ठी खोलने की वजह से उन दोनों के बीच का रिश्ता और बिगड़ जाए। गौरी का दिल तो बहुत कर रहा था कि इस चिट्ठी को वो खोलकर देखे, लेकिन उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोक लिया और उस चिट्ठी को अपनी जगह पर रख दिया। उसे पता था अब उसे इंतज़ार करना पड़ेगा शंकर के आने का। गौरी के लिए ये इंतज़ार लंबा और मुश्किल होने वाला था, लेकिन इंतज़ार करने के अलावा गौरी के पास और कोई रास्ता नहीं था। शंकर के दफ्तर से लौटते ही गौरी उसके लिए 2 चीज़ें लाई। एक हाथ में पानी का ग्लास और दूसरे हाथ में वो लिफाफा। पहले उसने शंकर की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। जब उसने पानी पी लिया तो फिर वो लिफाफा उसने शंकर की तरफ आगे कर दिया और फिर उस जगह से चुपचाप जाने लगी। शंकर ने बड़े ध्यान से लिफाफे को देखा और इतने दिनों में पहली बार उसने गौरी को कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौरी रुकी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो मुड़ी। शंकर के हाथ में अभी भी वो लिफाफा था।
शंकर ने कहा, पहले मैं ये चिट्ठी पढ़ लूं, फिर मैं तुम्हारे हाथ में ये लिफाफा दे दूंगा। अगर तुम इस चिट्ठी को पढ़ोगी तो मुझे यकीन है तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। गौरी को महसूस हो रहा था कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, लेकिन वो फिर भी चुपचाप खड़ी रही। शंकर ने उसे इशारे से सोफे पर बैठने को कहा। उसने वो लिफाफा फाड़ा, फिर उस चिट्ठी को वो पढ़ने लगा। उधर गौरी शंकर को बड़े ध्यान से देखने लगी। वो देखने लगी कैसे चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पहले शंकर का चेहरा उदास हुआ, फिर वो थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन जब तक चिट्ठी खत्म हुई तब तक उसके चेहरे पे एक उम्मीद की झलक दिखाई दी। अब गौरी खुद भी इस चिट्ठी को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन वो ये जानती थी कि जब तक शंकर उसके हाथ में ये चिट्ठी ना दे वो ये चिट्ठी नहीं पढ़ पाएगी। आखिरकार शंकर ने ये चिट्ठी पढ़कर ख़त्म की। फिर गौरी के हाथ में वो चिट्ठी उसने देकर कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम इस चिट्ठी को पढ़ लो। मुझे उम्मीद है इतने दिनों तक तुम्हारे दिल में जो सवाल मुझे लेकर थे, हमारे रिश्ते को लेकर थे, उन सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन मुझे बस एक बात का दुख है, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद शायद फिर तुम कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाओगी। ये कहकर वो चिट्ठी गौरी के हाथ में थमाकर शंकर खुद अपने कमरे में चला गया। मेरे प्यारे दोस्त शंकर, मैं ये चिट्ठी वो काम करने के लिए लिख रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे तेरा शुक्रिया अदा बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे अच्छे से पता है कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूँ ये तुझे पसंद नहीं, लेकिन ऐसा मैंने ना किया तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तुझे तो पता है 5 महीने पहले अचानक मैं जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था वो फैक्ट्री बंद हो गई और रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई। तुझे मेरे परिवार की हालत का भी पता है। मेरे घर में बीमार माँ है, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन सब की जिम्मेदारियां मैं कैसे संभालूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास कुछ जमा पूंजी थी, उससे कुछ महीने जैसे तैसे मैंने घर चलाया। साथ साथ मैं नौकरी भी ढूंढ रहा था, लेकिन नौकरी मिलना आजकल इतना आसान नहीं रहा। मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि सब कुछ खत्म कर दूं। अगर मैं चला गया तो ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच कहूँ तो जब भी ये कदम उठाने जाता था तो अपनी बीवी और बच्चों का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता था। मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल भी मुझे आता था। आखिर मेरे अलावा इस दुनिया में उनका है ही कौन। इसीलिए मैं स्वार्थी बनकर अपनी जान नहीं दे सकता था, बस अंदर ही अंदर घुट रहा था। लेकिन मैं समझ रहा था कि बहुत जल्दी मैं टूटने वाला हूँ। तभी मेरी जिंदगी में तू फरिश्ता बनकर आया। मुझे नहीं पता किसने तुझे खबर दी कि मेरी ये हालत है, लेकिन जिसने भी तुझे ये खबर दी मैं सारी जिंदगी उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तूने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, तूने मुझे कोई सलाह नहीं दी। वो जो 300 रुपए तूने मेरे हाथ में दिए थे, उन 300 रुपयों ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। तुझे मैंने उस दिन नहीं बताया, लेकिन आज बताता हूँ। वो 300 रुपए तू मुझे ना देता तो उस दिन घर में राशन नहीं आता। धीरे धीरे तू मेरी मदद करने लगा। मैंने तुझे कई बार मना किया, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। कभी तू खुद आकर मुझे पैसे दे जाता तो कभी मनी ऑर्डर करता। फ़ोन पर भी तू मुझसे घर के बारे में पूछता। अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो कभी कभी खुद आकर वो दे जाता। लेकिन सच कहूँ मुझे बड़ी शर्म आती थी। इस तरह मैं कब तक तुझसे पैसे लेता। मैंने आज ये चिट्ठी तुझे ये बताने के लिए लिखी है कि आखिरकार मेरे दोस्त मुझे एक नौकरी मिल गई है। हाँ, काम के लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। बुरा मुझे थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, परिवार के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा जाने से पहले कम से कम तुझे एक चिट्ठी लिख दूं।
सच कहूँ, जब मुझे नौकरी मिली और मैंने अपने परिवार वालों को ये खबर दी, तो मुझे लगा उनके बाद अगर मुझे किसी को ये खबर देनी चाहिए तो वो तू है। क्योंकि जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, जब सब ने मुझसे मुंह फेर लिए, यहाँ तक कि लोग मुझे 50 या 100 रुपए उधार देने को तैयार नहीं थे, तब कई महीनों तक तूने मेरी मदद की, मेरा घर चलाने के लिए मुझे पैसे दिए। मैं जानता हूँ तेरे लिए ये मुश्किल था, तू भी कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करता, तेरा भी अपना परिवार है। मुझे यकीन है कि भले ही तू मुझे ना बताए, लेकिन घर चलाने में तुझे भी तकलीफ हुई होगी। लेकिन फिर भी तूने मेरा साथ देने का फैसला किया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जिंदगी में जहाँ भी रहूं, मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तू और तेरा परिवार खुश रहे। मेरी माँ ने तुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है। खत के आखिर में मैं बस तुझे यही कहना चाहता हूँ कि अपने इस दोस्त विमल को याद रखना, और ज़िंदगी में कभी भी अगर मेरी ज़रूरत हुई तो बस मुझे एक खबर पहुँचा देना। चिट्ठी के आखिर में अपना पता लिख रहा हूँ। अगर वक्त मिले तो छुट्टियों में बच्चों और भाभी को लेकर वहाँ आना। चिट्ठी की आखिरी कुछ लाइनें पढ़ते हुए गौरी की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। आज उसे बहुत छोटा महसूस हो रहा है। वो अपने पति को जिस तरह का इंसान समझ रही थी, वो तो उससे बिल्कुल उलट है। आज की दुनिया में जहाँ लोग अपने स्वार्थ की जगह किसी और चीज़ को महत्व नहीं देते, वहीं उसके पति ने अपने दोस्त का साथ देने का फैसला किया, और वो भी बिना किसी को जताए या बिना किसी को बताए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो गौरी को गर्व होना चाहिए था कि उसे एक ऐसा इंसान मिला है जिसे दूसरों की दर्द और तकलीफ का ना सिर्फ एहसास है, बल्कि उन्हें महसूस करके वो उन्हें उस दर्द और तकलीफ से निकालने की हिम्मत रखता है। लेकिन गौरी गर्व की जगह शर्म महसूस कर रही थी अपने ऊपर। वो उस चिट्ठी को पकड़कर रोए जा रही थी। उसे इस बात का दुख तो था कि उसने जो किया है वो बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन एक और बात थी जो उसे समझ में आ गई थी, और ये बात उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। उसके इस एक शक ने उनके रिश्ते में एक दरार पैदा कर दी थी, और गौरी को वाकई में पता नहीं था कि कभी ये दरार उनके रिश्ते में भरेगी भी या नहीं। इस कहानी में आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अपनी जान पहचान वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और इसी तरह कहानियाँ सुनते रहिए।